Dear students, Assalamu alaikum. I am Wasim Beg from DPSC Faisalabad. क्लास 10th कंप्यूटर साइंस बुक हमने स्टार्ट की हुई है। इससे पहले हम 3 लेक्चर्स जो से वो पढ़ चुके हैं, जिसमें यूनिट नंबर 1 में सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, एल्गोरिथम डिज़ाइनिंग एंड फ्लो चार्ट डिज़ाइनिंग, ये हम जो सा वो स्टडी कर चुके हैं। आज का हमारा लेक्चर जो सा है, इसमें हम चैप्टर नंबर 2 डेटा टाइप्स, असाइनमेंट्स एंड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स को देखेंगे। इसमें हम देखेंगे कि जो प्रोग्राम्स हैं वो कैसे लिखे जाते हैं। अभी देखें, अभी तक हम जो स्टडी कर चुके हैं उसमें हमने सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, उसमें हमने 9 फेजेस को स्टडी किया, जिसमें हमने रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, एनालिसिस और एल्गोरिथम ऑफ को हमने डिज़ाइन करने का जो सा वो तरीका देखा, और इसके साथ हमने फ्लो चार्ट्स जो से वो कैसे ड्रा किए जाते हैं वो हम देख चुके हैं। ये सारे का सारा काम जो सा ये पेपर के ऊपर है, और इसमें हमने कंप्यूटर का कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं किया। अभी आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसमें हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करेंगे, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हुए हम जो सा वो प्रॉब्लम का सलूशन देने की जो सा वो कोशिश करेंगे। व्हाट इज़ कोडिंग? अब स्टार्ट यहाँ से करते हैं। एक्चुअली देखें, जो फ्लो चार्ट्स हैं या एल्गोरिथम्स हैं, ये पेपर के ऊपर सारा काम हुआ है। अब हमने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करना है ताकि हम प्रॉब्लम्स का सलूशन दे सकें। और जब हम किसी लैंग्वेज का कोड यूज़ करते हुए, किसी लैंग्वेज की कमांड्स यूज़ करते हुए, किसी लैंग्वेज की स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हुए हम प्रॉब्लम का सलूशन देंगे, और जो बंदा ये सलूशन दे रहा होगा, जो वो कमांड्स टाइप कर रहा होगा, हम कहेंगे कि वो कोडिंग कर रहा है। तो कोडिंग एक्चुअली एक ऐसा प्रोसेस है जो कंप्यूटर के ऊपर होगा। अब ये पेपर के ऊपर नहीं हो सकता, पेपर के ऊपर कोडिंग नहीं होगी, बल्कि कोडिंग जो से ये कंप्यूटर के ऊपर होगी, और हम किसी एक लैंग्वेज को यूज़ करते हुए प्रॉब्लम्स का सलूशन जो सा वो देंगे। और कोडिंग का जो अल्टीमेट पर्पस होता है वो ये होता है कि हमने एनालिसिस के दौरान प्रॉब्लम को जब आइडेंटिफाई किया, फिर हमने एनालिसिस किया, एनालिसिस के बाद हमने जब एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट्स लिखे, तो उन फ्लो चार्ट्स और एल्गोरिथम्स को देखते हुए हम किसी लैंग्वेज की कमांड्स को यूज़ करते हुए प्रॉब्लम्स का सलूशन दें। और प्रॉब्लम छोटा सा भी हो सकता है, जैसे 2 नंबर्स को ऐड करना, या प्रॉब्लम बहुत बड़ा भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्पेस मिशन, ये भी हो सकता है। तो उसके लिए कोडिंग फिर आपको मिलियंस ऑफ लाइंस कोड जो सा वो करना पड़ेगा। मिलियंस ऑफ लाइंस कोड आपको कोड करना पड़ेगा, हज़ारों लाखों लाइंस कोड लिखना पड़ सकता है। ये आपका अभी तो क्लास 10th में तो 2, 3, 5, 7, 10 या 20 लाइनों पे मुश्तमिल आप एक प्रोग्राम लिखते हैं, लेकिन फ्यूचर में इंशाल्लाह जब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, आप कोडर प्रोग्रामर बनेंगे, तो आप हज़ारों लाइंस जो सा वो कोड लिखेंगे, फिर किसी मसले का सलूशन आपको जो सा वो मिलेगा। ये आपके सामने स्क्रीन पे एक प्रोग्राम जो सा वो नज़र आ रहा है। अभी देखें, जो आपने एल्गोरिथम्स लिखे और जो फ्लो चार्ट्स आपने बनाए, वो एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट पेपर के ऊपर थे। फ्लो चार्ट में हमने डिफरेंट सिंबल्स को स्टडी किया, जिसमें हमने ओवल को स्टडी किया कि ये प्रोग्राम को स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए यूज़ होगी। उसके बाद हमने पैरेललोग्राम को स्टडी किया कि किस तरीके से पैरेललोग्राम इनपुट और आउटपुट के लिए यूज़ होगी। फिर हमने रेक्टेंगल को स्टडी किया कि वो प्रोसेस के लिए यूज़ होगी। फिर हमने डायमंड सिंबल को स्टडी किया कि वो किस तरीके से डिसीजन मेकिंग में यूज़ होगी। इसके अलावा हमने फ्लो लाइंस जो सी उनको भी देखा कि वो किस तरीके से प्रोग्राम का फ्लो जो सा वो शो करेंगी। अभी जो कोडिंग का प्रोसेस है, इसमें एक्चुअली फ्लो चार्ट की इंटरप्रिटेशन है, यानी फ्लो चार्ट की जितनी सिंबल्स हैं उनको हम अब ट्रांसलेट करेंगे किसी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड में। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ज़रा यहाँ देखें, जो लाइन नंबर 1 आपको नज़र आ रही है, इसमें इनपुट है, ये एक्चुअली फ्लो चार्ट की पैरेललोग्राम है। प्रिंट, ये फ्लो चार्ट की पैरेललोग्राम है जो आउटपुट देगी। इनपुट, फिर पैरेललोग्राम, ये डेटा असाइनमेंट है, ये प्रोसेस सिंबल है जो फ्लो चार्ट में यूज़ हुई। फॉर, ये आइट्रेशन है इस वाले हिस्से में, और यहाँ पे प्रिंट, फिर पैरेललोग्राम यूज़ हुई है।
ये इनपुट है, ये पैरेललोग्राम है, और ये इफ़ है, ये डिसीजन यहाँ पे लिया जा रहा है, डायमंड बॉक्स यूज़ होगा, यहाँ पे भी डायमंड बॉक्स यूज़ होगा इफ़ के लिए, और ये आउटपुट के यहाँ प्रोसेस पैरेललोग्राम फिर यूज़ हुई है, और ये एंड है जो कि ओवल है। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो एक फ्लो चार्ट है उसको लैंग्वेज की कमांड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और यही प्रोसेस कोडिंग कहलाता है। यानी कोडिंग इज़ अ प्रोसेस टू कन्वर्ट फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम प्रॉब्लम इनटू कंप्यूटर लैंग्वेज कमांड्स। ये चीज़ ध्यान में रखें कि एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट में हमने जो जो सिंबल्स देखी वहाँ पे हमने जैसे उसको ड्रा किया, अब हम उसको पेपर पे रखेंगे, कंप्यूटर पे बैठेंगे और फ्लो चार्ट एल्गोरिथम को देखकर हम लैंग्वेज की कमांड्स को यूज़ करते हुए प्रोग्राम जो सा वो लिखना शुरू कर देंगे, एंड दिस इज़ कॉल्ड कोडिंग, और इसी को कहते हैं कोडिंग। इंट्रोडक्शन करते हैं। बेसिक एक लैंग्वेज है, स्टैंड्स फॉर बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड्स and is the computer programming language that was invented in 1964 at Dartmouth University by John J. Kamin and Thomas C. Kurtz. Basic has the advantage of English-like commands that are easier to understand and remember than those of most other languages. तो अभी आपके इस यूनिट में हम जो लैंग्वेज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बेसिक है, BASIC। बुनियादी इसका मकसद मीनिंग होते हैं, लेकिन यहाँ पे दिस इज़ stands for something. Beginners all purpose symbolic instruction codes. Basic stands for beginners all purpose symbolic instruction codes, और ये इंग्लिश लाइक सेंटेंसेस को यूज़ करती है। इनिशली तौर पे जब इसको बनाया गया तो उस वक्त मार्केट में जो लैंग्वेजेस थी वो बड़ी टफ थी, यूज़र्स उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते थे। जैसे उस वक्त मशीन लैंग्वेज मार्केट में अवेलेबल थी, असेंबली लैंग्वेज अवेलेबल थी, और सी लैंग्वेज अवेलेबल थी। तो बेसिक जब आई है तो बेसिक इतनी इजी लैंग्वेज थी कि इसने बड़ी आसानी से अपना मुकाम जो सा बना लिया। हर बंदे ने इंग्लिश लाइक सेंटेंसेस की वजह से इसको अडॉप्ट किया, और अभी तक ये स्टूडेंट्स को लैंग्वेज की ट्रेनिंग देने के लिए यूज़ होती है। तो बेसिक बहुत आसान लैंग्वेज है। अगर आप मेरे लेक्चर्स को गौर से सुनेंगे और साथ साथ चलेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप बहुत अच्छा सीखेंगे। बेसिक के दो इंटरप्रेटर्स हैं, देयर आर टू इंटरप्रेटर्स ऑफ बेसिक, GW बेसिक एंड Q बेसिक, या जैसे Q बेसिक भी कह लेते हैं। अब ये पॉइंट ज़रा अंडरस्टैंड करें कि जो बेसिक है ये इंग्लिश लाइक सेंटेंसेस को यूज़ करती है। ऑन दी अदर हैंड कंप्यूटर इज़ अ मशीन, सो कंप्यूटर कैंट अंडरस्टैंड, won't be able to understand English like sentences because computer is a machine and computer can only understand zeros and ones. Zeros and ones mean machine language. तो अब देखें, अगर कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, बेसिक या बाकी जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं वो इंग्लिश सेंटेंसेस को यूज़ करती हैं, तो फिर दोनों एक दूसरे को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? इसका जो सोल्यूशन दिया गया वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स की शक्ल में दिया गया। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स: assemblers, compilers and interpreters. Assembler is a language translator that converts assembly language code into machine code. Compiler is a language translator that converts any high level language code into machine code. And interpreter is the language translator or interpreter that converts high level commands into machine code, command by command. अब अंडरस्टैंड करें कि बेसिक तो रूल्स एंड रेगुलेशन है, लैंग्वेज के रूल्स होते हैं कि इनके मुताबिक आप ऐसे ऐसे कोड जो सा वो करेंगे। अब उसके अगेंस्ट जो आपके पास इंटरप्रेटर्स हैं, ये क्या काम करते हैं कि ये लैंग्वेज की कमांड्स को लेते हैं और उनको ट्रांसलेट करके ऑब्जेक्ट कोड बना देते हैं। बेसिक को यानी बेसिक की कमांड्स को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए 2 इंटरप्रेटर्स जो से वो वेल नोन है, एक GW बेसिक और एक Q बेसिक। इसके अलावा और बहुत से आपको इंटरप्रेटर्स गूगल पे मिल जाएंगे, आप सर्च करेंगे तो बहुत से इंटरप्रेटर्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये 2 जो से ये वेल नोन इंटरप्रेटर्स हैं जिसको मैंने अभी आपको बताया, GW बेसिक एंड Q बेसिक। और अभी हम यहाँ पे जो कमांड्स को इम्प्लीमेंट करेंगे वो हम GW बेसिक जो सा उसके थ्रू करेंगे। ये आपके सामने GW बेसिक की इंटरफेस है और इसमें आप देखें कि कमांड्स हैं आपको नज़र आ रही हैं।
लिखी हुई हैं ऊपर, और साथ में अगर आप देखें तो आपको नीचे F1, F2, F3 फंक्शन कीज़ जो सी वो नज़र आ रही हैं। और उसके अगेंस्ट अगर आप ये देखेंगे, आप इसमें जो भी काम आपने करना है आपने वो टाइप करना और नीचे F1, F2 की मदद से आपने उससे काम लेना। और इसके अगेंस्ट जो QBasic है वो एक मैन्युअल ड्रिवन इंटरफेस आपके सामने है। यानी जिस तरीके से अब जो अगर आप देखें GW बेसिक है, उसमें आपको फंक्शन कीज़ नज़र आ रही हैं, आपको आप टाइप करेंगे और टाइप करने के बाद आप एग्जीक्यूट करवाएंगे कमांड्स को। जबकि अगर आप QBasic को देखें तो वो मेन्यू ड्रिवन है, यानी आप मेन्यूज़ इसमें मौजूद हैं जिनकी मदद से आप लैंग्वेज से जो सा वो काम ले सकते हैं, जैसे फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, व्यू मेन्यू, सर्च, रन, डीबग और ऑप्शन मेन्यू। और ये नीचे आपको इमीडिएट विंडो नज़र आ रही है। इसका इमीडिएट विंडो का पर्पज़ ये होता है कि आप बाज़ दफ़ा कुछ कमांड्स को फौरी तौर पे टेस्ट करना चाहते हैं। तो अगर आप कुछ कमांड्स को फौरी तौर पे टेस्ट करना चाहें तो उसके लिए आप इमीडिएट विंडो जो सी वो यूज़ कर सकते हैं। There are two modes of operations, direct mode of operation and indirect mode of operations. आगे एग्जांपल देने से पहले मैं आपको समझाता हूँ कि दो मोड्स हैं ऑपरेशन के जिसके थ्रू आप GW बेसिक में कमांड्स लिख सकते हैं। एक डायरेक्ट मोड है कि आप जैसे कमांड लिखेंगे वो आपको आउटपुट देगी, इमीडिएट रिस्पॉन्स, इमीडिएट आउटपुट। और दूसरा जो तरीका है वो है इनडायरेक्ट मोड। इनडायरेक्ट मोड में ये कि आप पहले कमांड्स का सेट लिखेंगे, पूरा प्रोग्राम लिखेंगे, फिर उसको आप सेव करेंगे, फिर मेमोरी में आप उसको लोड करेंगे, लोड करने के बाद आप उसको रन करेंगे और आपको आउटपुट मिलेगी। तो अगर तो आपके पास एक कमांड है, आपके पास दो कमांड्स हैं, नंबर ऑफ कमांड्स बहुत लिमिटेड है, तो आप फिर उस सूरत में डायरेक्ट मोड में टेस्ट कर सकते हैं कमांड्स को। लेकिन अगर आपने परमानेंट प्रोग्राम बनाना है फिर आपको इनडायरेक्ट मोड पे जाना पड़ेगा। तो जो डायरेक्ट मोड है दैट इज़ जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस, जस्ट फॉर डीबगिंग पर्पस, एरर्स को रिमूव करने के लिए, टेस्ट करने के लिए है। लेकिन जो इनडायरेक्ट मोड है वो बाकायदा प्रोग्राम बनाने के लिए इनडायरेक्ट मोड जो सा वो यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ये डायरेक्ट मोड में हमने प्रिंट 786/3 किया तो फौरी तौर पे हमें रिज़ल्ट आया। इसी तरह हमने अगर प्रिंट किया तो फ़ौरन रिज़ल्ट हमें मिला। ऑन दी अदर हैंड अगर आप इनडायरेक्ट मोड को देखें तो पहले आपको पूरा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, उसके बाद आप उसको रन करेंगे, फिर आपको आउटपुट मिलेगी। तो बड़ा सिंपल है इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना कि डायरेक्ट मोड में इमीडिएटली आपको रिस्पॉन्स मिलता है और इनडायरेक्ट मोड में आप पहले प्रोग्राम लिखते हैं, फिर उसको सेव करते हैं, फिर उसको लोड करते हैं मेमोरी में और उसके बाद आप उसको रन करके उसके रिजल्ट्स जो उनसे वो लेते हैं। एक प्रोग्राम लिख कर देखते हैं कि किस तरीके से प्रोग्राम जो उनसे वो काम करते हैं। ये देखें आपके सामने, मैं थोड़ा सा आपको टाइप करके बताने की कोशिश करता हूँ। ऑटो कमांड हमने लिखी, इसका पर्पज़ ये था कि लाइन नंबर्स ऑटोमेटिक लगनी शुरू हो जाएं। उसके बाद हमने CLS क्लियर स्क्रीन के लिए किया 10, 20, 30 ये लाइन नंबर्स हैं जो हर लाइन को हमें एक नंबर देना पड़ेगा। ये आगे हम रूल्स भी पढ़ेंगे। एक वेरिएबल है, ये हम डिक्लेयर करेंगे यहाँ पे, इसको हम कोई सी भी वैल्यू दे सकते हैं। ए को हम कुछ भी वैल्यू जो सी ये असाइन कर सकते हैं। और जैसे मैंने ए को अभी 10 वैल्यू जो सी असाइन कर दी, इसी तरह अगर आप बी को फॉर एग्जांपल 20 वैल्यू असाइन कर दें और इसी तरीके से अगर आप सी को कुछ वैल्यू असाइन कर दें और इसी तरीके से आप डी को कुछ वैल्यू असाइन कर दें, तो 4 वेरिएबल्स बनाए, उसको हमने कुछ वैल्यू असाइन कर दी और इसके बाद ई में हम इन सब जो वेरिएबल्स हैं इनका सम ले लेते हैं, a + b + c + d। और इसी तरह हम इन नंबर्स का जो एवरेज वो भी फाइंड कर लेते हैं, एवरेज e/4, क्योंकि 4 वेरिएबल्स है तो सम को हमने 4 पे डिवाइड कर दिया। और उसके बाद हम प्रिंट कर लेते हैं सम, और इस तरीके से हमने प्रिंट किया सम। और अब हम प्रिंट कर लेते हैं इसकी एवरेज। प्रिंट आप लिखेंगे, स्टेटमेंट देंगे प्रिंट print और उसके बाद आप लिखेंगे डबल कोट्स में एवरेज और उसके बाद आप डबल कोट्स को करेंगे क्लोज करने के बाद आप सेमीकोलन और साथ में avg वो वेरिएबल लिख दें जिसमें डेटा है और इस प्रोग्राम को आप कर दें एंड।
तो इस तरीके से बेसिक में प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं। फिर आप इस प्रोग्राम को सेव करेंगे और सेव करके आप इसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ये फंक्शन कीज़ है आपके सामने, जिसमें F1 जो सा है वो लिस्ट के लिए यूज़ होगा, F2 रन के लिए यूज़ होगा, F3 लोड के लिए यूज़ होगा, F4 सेव के लिए यूज़ होगा। इस तरह कंटिन्यू के लिए F5 और LPT के लिए F6, ये ट्रेस ऑन है, TR ऑन, ट्रेस ऑन F7, ट्रेस ऑफ F8, की के लिए F9 और स्क्रीन के लिए F10। ये जहन में रखें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन कीज़ का याद रखना। तो आपके सामने अभी जो स्क्रीन आएगी उस पर आप देख सकते हैं कि इन कीज़ को मैंने आपको कीबोर्ड के साथ अटैच करके बताया। F1 लिस्ट, F2 अगर आप करें तो रन है, F3 लोड के लिए है, F4 सेव के लिए है। यहाँ तक तो आपने याद रखनी है। पहली 4 कीज़ आपको याद होनी चाहिए, लिस्ट, रन, लोड, सेव, लिस्ट, रन, लोड, सेव, लिस्ट, रन, लोड, सेव, F1, F2, F3, F4, लिस्ट, रन, लोड, सेव। और अगर आप इनको याद रखेंगे ये मल्टीपल चॉइस में भी आपको आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। अब हम बात करेंगे बेसिक लैंग्वेज के जो प्रोग्राम्स हैं उनके स्ट्रक्चर की बात करेंगे। इसमें अब देखें, हर जो लैंग्वेज है उसकी कमांड्स को लिखने का एक तरीका है, कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ चीज़ें हम लिख सकते हैं, कुछ नहीं लिख सकते। कुछ जैसे फॉर एग्जांपल लाइन नंबर देना, ये स्ट्रक्चर का हिस्सा है। इसी तरीके से प्रोग्राम को एंड करने के लिए एंड स्टेटमेंट लिखना, ये स्ट्रक्चर का हिस्सा है। लाइन नंबर डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, ये स्ट्रक्चर का हिस्सा है। ये चीज़ें अब हम आगे वन बाय वन इनको पढ़ेंगे। जैसे एवरी स्टेटमेंट ऑफ बेसिक प्रोग्राम मस्ट बिगिन विद द लाइन नंबर। हर जो स्टेटमेंट है उसको एक लाइन नंबर देंगे, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 सो ऑन। यानी हर जो स्टेटमेंट आपने लिखनी है उसको आपने एक लाइन नंबर देना है। वो 10, 20 भी हो सकता है, वो 1, 2, 3, 4, 5 भी हो सकता है, वो 10, 100, 200, 300 भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि प्रोग्राम कितना बड़ा है। जितना बड़ा प्रोग्राम होगा उतना लाइन नंबर्स के दरमियान में गैप होगा। ये पहला स्ट्रक्चर का रूल है कि आपने लाइन नंबर देना। रूल नंबर 2 क्या है? इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू एंड प्रोग्राम विद एंड स्टेटमेंट, कि आप जो प्रोग्राम लिखने हैं उसकी आखिरी लाइन एंड स्टेटमेंट हो। एंड स्टेटमेंट से ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि ये प्रोग्राम यहाँ पे एंड हो रहा है। तो अगर आप एंड ना भी लिखें तो प्रोग्राम ने टर्मिनेट तो हो जाना है, लेकिन अगर आप एंड लिख लेंगे तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। इससे एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि प्रोग्राम यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है, क्योंकि बाज़ दफ़ा एबनॉर्मल फंक्शन की वजह से प्रोग्राम नहीं रुकते और मेमोरी में हैंग हुए रहते हैं। तो एंड स्टेटमेंट ये काम करेगी कि वो प्रोग्राम को नॉर्मल टर्मिनेट कर देगी और उससे मेमोरी आपकी जो सी वो फ्री हो जाएगी। जो आपका रूल नंबर 3 है, दैट इज रेपिटेशन ऑफ लाइन नंबर विद इन ए प्रोग्राम इज नॉट अलाउड। जैसे यहाँ पे लाइन नंबर 62 टाइम्स है। एक ही लाइन अगर 2 दफ़ा आएगी तो उसके जो नुकसान है वो क्या होंगे कि जो लैंग्वेज का इंटरप्रेटर है वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकेगा, कंपाइलर अंडरस्टैंड नहीं कर सकेगा कि कौन सी लाइन को एग्जीक्यूट करना और कौन सी को स्किप करना। तो इसलिए जो ये रूल है कि लाइन नंबर डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। अगर लाइन नंबर आप डुप्लीकेट करेंगे तो एरर्स जो से वो आएंगे। स्टेप नंबर जो रूल नंबर 4 है वो ये कि अगर आप एक ही लाइन में, फॉर एग्जांपल यहाँ 40 लेवल पे देखें, एक ही लाइन में 2 स्टेटमेंट्स लिखना चाहें तो आपको दरमियान में कोलन यूज़ करना पड़ेगा। विद द हेल्प ऑफ ए कोलन यू कैन सेपरेट 2 कमांड्स। तो यहाँ C इज इक्वल टू 25 कोलन D इज इक्वल टू 30, जो कि वैसे पॉसिबल नहीं था। और इसी तरीके से जो वेरिएबल्स हैं उनको आप डिक्लेयर करें या ना करें, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। बेसिक आपको ये इजाज़त देती है। C लैंग्वेज में ये पॉसिबल नहीं है कि आप विदाउट डिक्लेरेशन वेरिएबल को यूज़ करें। तो लेकिन क्योंकि बेसिक टीचिंग पर्पज़ के लिए है, लर्निंग पर्पज़ के लिए है, इसलिए इसमें ये थोड़ी आसानी है कि आप अगर चाहें तो वेरिएबल को डिक्लेयर करें। अगर आप भूल भी गए हैं वेरिएबल डिक्लेयर करना तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन गुड प्रैक्टिस ये है कि वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना चाहिए, उनको डेटा टाइप असाइन करनी चाहिए कि इस वेरिएबल में किस तरह का डेटा जो सा वो स्टोर होगा। और अगर आप वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करते तो फिर बेसिक खुद डिसीजन लेके ऑटोमेटिकली डेटा टाइप्स जो सी वो असाइन करेगी। और रूल नंबर 6 जो सा वो ये है कि आपकी जो लाइंस हैं उनका सीक्वेंस चाहे कुछ भी हो,
जो बेसिक है वो ऑटोमेटिकली असेंडिंग ऑर्डर को फॉलो करेगी। यानी अगर आपने लाइन नंबर जैसे 10 पहले लिख दिया, उसके बाद 5 लिखा, फिर आपने 4 लिखा, तो बेसिक जब प्रोग्राम को कंपाइल करेगी तो वो लाइन नंबर्स को ऑटोमेटिकली सॉर्ट कर लेगी। जैसे अगर आप इस कोड में देखें तो यहाँ पे लाइन नंबर 50 के बाद 40 है, तो 10 के बाद 20, फिर 30 पे जाएगा प्रोग्राम, फिर 40 पे जंप कर जाएगा 50 को स्किप करके, और 40 के बाद 50 पे आएगा, 50 के बाद फिर 60 पे जाएगा। तो अगर आपने फॉर एग्जांपल लाइन नंबर्स को फॉलो नहीं भी किया, आगे पीछे कर दिया, तो ये जहन में रखें कि बेसिक ने लाइन नंबर को जो उनका ऑर्डर है उसको फॉलो करना है, तो आप लॉजिकल एरर जनरेट ना कर दें। इसलिए कोशिश करें कि लाइन नंबर के हिसाब से आप प्रोग्रामिंग जो सी वो करें। अभी एक प्रोग्राम हम यहाँ पे जो सा वो लिख के देखते हैं और चेक करते हैं कि प्रोग्राम्स कैसे बनते हैं। चलते हैं जी, स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ वेरिएबल्स को मैं सम करने लगा हूँ। CLS स्क्रीन क्लियर 20 पे a इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल हम कर देते हैं 10, और इसी तरह 30 के ऊपर हम कर देते हैं b इज इक्वल टू, सपोज इसको मैं 20 वैल्यू असाइन कर देता हूँ, और उसके बाद एक और लेबल लगाते हैं 40 पे c को मैं फॉर एग्जांपल 25 वैल्यू असाइन कर देता हूँ, और कोलन लगा के उसी लाइन में एक और डिक्लेरेशन कर देते हैं, d को असाइन करते हैं हम 30 वैल्यू असाइन कर देते हैं। अब 50 पे मैं एक सम नाम का वेरिएबल बना के इन 4 वेरिएबल्स को उसमें डाल देता हूँ, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये हमने 4 वेरिएबल को सम किया। अब इनका सम जो सा वो SUM के नाम से जाना जाएगा एक वेरिएबल, और 60 पे हम प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट की मदद से सम प्रिंट किया, और 70 पे चले एक और प्रिंट स्टेटमेंट देते हैं, गुड लक फॉर एग्जांपल हम स्टेटमेंट जो सी वो दे देते हैं, और उसके बाद हम इस प्रोग्राम को करते हैं एंड, और एंड स्टेटमेंट लिखेंगे। एंड से ये होगा कि ये प्रोग्राम टर्मिनेट होगा यहाँ पे, और उसके बाद हम इसको सेव करेंगे। F4 की मदद से आप सेव करेंगे, F4 कीबोर्ड से F4 प्रेस करेंगे, डबल कोट्स में प्रोग्राम का नाम लिखें, जैसे माई P2 हमने ऐसे इसका कुछ नाम रख दिया, आप बेशक अपना नाम रख लें यहाँ पे। ओके किया, प्रोग्राम सेव्ड है। अब हम स्क्रीन को क्लियर करके CLS किया, स्क्रीन क्लियर होगी। अब प्रोग्राम एक्चुअली हार्ड डिस्क के ऊपर सेव है, और उसको हम लिस्ट करके देख लेते हैं, ये प्रोग्राम हमने बनाया, अब ये परमानेंटली हार्ड डिस्क के ऊपर सेव है, और इसको हम अब लोड कर लेते हैं मेमोरी में से। लोड किया, प्रोग्राम का नाम लिखें, लोड प्रोग्राम नेम, लोड के लिए आप F3 यूज़ करेंगे, और अब CLS करके और F2 प्रेस करें ताकि ये प्रोग्राम रन हो। F2 जैसे प्रेस करेंगे प्रोग्राम जो सा वो आपका रन हो गया। इसको दोबारा से देखें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो सी वो क्लियर हो। ये 6 पॉइंट्स हैं, इनको याद कर लें कि किस तरीके से हमने बिजनेस जो सा वो उसके सोल्यूशन के टाइम जब लैंग्वेज की कमांड्स को यूज़ करना है तो इन चीज़ों को आपने जहन में रखना है। अब हम बात करेंगे बेसिक लैंग्वेज के कमांड सेट की। अब जो बेसिक लैंग्वेज है ये हमें सर्टन सिंबल्स को टाइप करने की इजाज़त देती है, सर्टन सिंबल्स को हमें टाइप करने की इजाज़त नहीं देती। जैसे यहाँ पे जो करैक्टर सेट आपके सामने नज़र आ रहा है, ये करैक्टर सेट वो है जो हमें अलाउड करैक्टर सेट है। इसके अलावा कोई और आप सिंबल लिखेंगे जो अलाउड नहीं है तो कंपाइलर एरर जनरेट करेगा। 3 तरीके के हम यहाँ पे कैरेक्टर सेट यूज़ कर सकते हैं। अल्फ़ाबेट्स अपर और लोअर केस दोनों यूज़ कर सकते हैं, छोटी बड़ी ABC, न्यूमेरिक कैरेक्टर 0 to 9, और स्पेशल कैरेक्टर्स हम यूज़ कर सकते हैं जिसमें ब्लैंक है, इक्वल टू है, जैसे आप कहते हैं x इज इक्वल टू 10, प्लस साइन है जैसे आप कहते हैं a प्लस b, इसी तरह माइनस साइन है जैसे a माइनस b, मल्टीप्लाई के लिए, डिवीजन के लिए स्लैश, इसी तरह रेज टू दी पावर के लिए आप एक्सपोनेंशिएशन के लिए कैरेट सिंबल यूज़ करेंगे। राइट लेफ्ट पैरेंथेसिस यूज़ कर सकते हैं, सिंगल और डबल कोट्स यूज़ कर सकते हैं, सेमी कोलन और कोलन यूज़ कर सकते हैं, एक्सक्लेमेशन सिंबल और क्वेश्चन मार्क और एम्परसेंड, और इस तरह लेस दैन ग्रेटर दैन सिंबल्स को आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ सिंबल्स यूज़ करेंगे तो उनमें एरर आ सकता है, और इसके लिए आप गूगल पे IBM
का बेसिक लैंग्वेज का कैरेक्टर सेट जो है वो स्टडी कर सकते हैं अगर आप एडवांस लेवल पे प्रोग्रामिंग जो है वो करना चाहें तो। अब रिजर्व वर्ड्स की बात करते हैं। लैंग्वेज जब बनाई जाती है, जब उसका इंटरप्रेटर बनाया जाता है, उसका आईडीई बनाई जाती है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, यानी आईडीई वो एनवायरनमेंट होती है जिसमें बैठ के हम प्रोग्राम लिखते हैं, आईडीई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। और इसमें हमारे पास प्रोग्राम लिखने की, उसको मॉडिफाई करने की, उसको एरर्स को ट्रेस करने की और कंपाइल करने की सहूलत होती है। यानी ये फैसिलिटीज़ जहाँ पे मौजूद होंगी हम उसको आईडीई कहेंगे। यानी हम प्रोग्राम लिख भी सकें, एडिट भी कर सकें, मॉडिफाई भी कर सकें और एरर्स को ट्रेस भी कर सकें और कंपाइल भी कर सकें, उसे हम कहेंगे आईडीई। और मोस्टली लैंग्वेजेस के जो इंटरप्रेटर्स हैं वो आईडीई के साथ अटैच होते हैं। और यहाँ पे जहन में रखें कि लैंग्वेज अपने लिए जिन वर्ड्स को यूज़ करती है, यूज़र या प्रोग्रामर उन वर्ड्स को यूज़ नहीं कर सकता। अगर वो यूज़ करेगा तो कंपाइलर एरर जनरेट करेगा। और ऐसे वर्ड्स जो लैंग्वेज अपने लिए यूज़ करती है उनको हम रिजर्व वर्ड्स कहते हैं। यानी रिजर्व वर्ड्स हैव देयर प्री डिफाइंड मीनिंग्स और वी कैन यूज़ दोज वर्ड्स फॉर आवर ओन पर्पस। ये चीज़ ध्यान में रखें कि यूज़र अपने लिए उसको जो सा वो यूज़ नहीं कर सकता। जैसे यहाँ पे प्रिंट एक स्टेटमेंट है जो आउटपुट के लिए यूज़ होती है, तो अगर आप कहें प्रिंट इज इक्वल टू 10 तो दैट इज़ नॉट सूटेबल। जैसे ये सारे आपके सामने रिजर्व वर्ड्स हैं। ABS एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए, CLS क्लियर स्क्रीन के लिए, फॉर है, ये लूप्स के लिए है, इफ इनपुट, काउंट, डाटा, डिलीट, ओपन फाइल ओपन करने के लिए है, इस तरह डू लूप के लिए है, एल्स इफ का एल्स है, एंड प्रोग्राम को एंड करने के लिए, एरर्स नंबर दिखाने के लिए, TR ऑन है, ट्रेस ऑन जब एरर्स को फाइंड करना हो, वाइल वेंड लूप के लिए है, राइट फाइल के ऊपर राइट करने के लिए है, लोड किसी प्रोग्राम को लोड करने के लिए है, और प्रिंट आउटपुट स्टेटमेंट है, मेक डायरेक्टरी के लिए MKDIR है, पुट लाइन पुट करने के लिए किसी फाइल में, फाइल को रीड करने के लिए रीड है, रिमार्क्स के लिए रैम, ऑपरेटिंग सिस्टम में जाने के लिए सिस्टम है, इसी तरह ट्रेस ऑफ है, इस तरह सेव है, फाइल सेव के लिए, स्क्वायर रूट के लिए SQR है, स्टॉप है और इस तरह स्क्रीन है। तो अब ये जितने मैंने अभी पढ़े हैं, इसके अलावा और बहुत से रिजर्व वर्ड्स हैं जिनको आप एज ए वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते। ये चीज़ ध्यान में रखें, अगर आप इनको एज ए वेरिएबल नेम यूज़ करेंगे तो एरर्स आएंगे। तो रिजर्व वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम। ये आपका ये इस तरह ये लेक्चर एंड होता है। आपका जो होमवर्क है वो है डिफ्रेंशिएट करना अपने वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स को। और सेकंड लेक्चर जो हमारा इस चैप्टर का होगा वो होगा वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट के मुतालिक। इन द मीनवाइल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन टच मी, माय मोबाइल नंबर इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। थैंक यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।